हैं अपना आज का टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो, मैंने आपको कल की क्लास में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा दिया था और मैंने ये भी बता दिया था कि चीजें काफी हद तक सिमिलर ही चलने वाली है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल सेम सेम चीजें हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने कर दिया था फॉर्मूला G m1m2/r² की सेंट्रल फोर्सेस है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको मेन चीज क्या बताई थी, शेल थियोरम्स। शेल थ्योरम वन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा कोई भी मास पार्टिकल किसी भी एक स्फेरिकल के बाहर है, चाहे वो हॉलो स्फेयर हो चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो, तो वो स्फेयर किस तरीके से एक्ट करेगा, पॉइंट पॉइंट मास। मास। पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। तो हमारा फॉर्मूला पॉइंट मास वाला लग जाएगा Gmm/r²। वेरेस अगर मैं इंटीरियर पॉइंट की बात करूं, अगर हमारा हॉलो स्फेयर है, उसके किसी इंटीरियर पॉइंट पे मैं फोर्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो उस पे फोर्स कितना आएगा, जीरो। 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 वेरेस अगर मैं सॉलिड स्फेयर के अंदर फाइंड करूंगा, तो भैया हमारे उस सॉलिड स्फेयर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। तो जो उसका इंटीरियर वाला स्फेयर होगा, सिर्फ उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और उसका फॉर्मूला आया था Gmm/r/कैपिटल R³। यहां तक की सारी चीजें रिवाइज हैं। यस सर। यस सर। चलो डन। तो भैया आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही सेम है ग्रेविटेशनल फील्ड। यार हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F=G m1m2/r²। इस फॉर्मूले का क्या ड्रॉबैक है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला था K(q1q2/r²), उसका कुछ एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था उसका? भैया एक ही ड्रॉबैक है क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये पॉइंट सिर्फ और मास। सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं, हमारा कूलम्स लॉ K(q1q2/r²) हुआ करता था। तो ये फॉर्मूले में भी एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हमें पता है कि प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमारे पास पॉइंट मासेस या पॉइंट चार्जेस कुछ होता ही नहीं है। हमारे पास कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है या कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस पेन, तो ये पेन मेरा पॉइंट मास है या कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, कंटिन्यूस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास। कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो यार उस केस में तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकता। तो फिर हम इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या एक नई अप्रोच निकाली। नई अप्रोच क्या है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? सर F/Q। वेरी गुड, F/Q0। क्यू नॉट का मतलब इधर क्या हुआ करता था, इधर क्यू नॉट का मतलब हुआ करता था टेस्ट चार्ज। ऐसे ही सेम हमारे पास फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, F/m। जहां पे ये हमारा m क्या होगा, ये m होगा हमारा टेस्ट मास। चेक करो पहले, यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। डन। वैसे काफी कम लोगों को समझ में आ रही होगी। भैया देखो, मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पॉइंट मास है, जिसकी जिसका मास मैंने दे रखा है कैपिटल M। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं कि ये पॉइंट मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे कोई एक मास पार्टिकल है कैपिटल M, तो जो ये मास पार्टिकल है इसको हम कहेंगे सोर्स मास। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं कि ये वाला मास पार्टिकल पॉइंट P पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि भाई फोर्स हमारे पास एक म्यूचुअल क्वांटिटी है। म्यूचुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो दो मासेस आ रहे हैं, तो ये म्यूचुअल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट मास रख देंगे, और मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कि इस टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कितना फोर्स लगेगा इस टेस्ट मास पे, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या मेरे को इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड करना था, या सिर्फ मेरे को यह पता करना था कि ये वाला मास कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? क्या कैलकुलेट करना था हमें?
सर कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं? हमें तो बस ये पता करना था कि भैया हमारा सोर्स मास कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, मुझे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं निकालना। तो भैया इसलिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो हमने दूसरा मास प्लेस किया है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Gm/r²। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। भाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले चलेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, सॉरी पॉइंट चार्ज? क्या किसी को याद है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? सर बस एम कीजिए तो क्या हुआ जाए। वेरी गुड, K/r² हुआ करता था। तो इधर भी तो वही हुआ है। अगर मैं कह रहा हूं भैया व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया बस K G से रिप्लेस हो जाएगा, Q M से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सब चीजें सेम रहेगी। तो इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे जो फॉर्मूले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले यहां तक चेक कर लो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. डन, ये पूरा नोट डाउन कर लो। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बता देना, मैं किसी और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। डन सर। डन, Done, sir. बढ़िया। और आपको पता ही है मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, एग्जांपल लड़का लड़की का ही मिलेगा तो मिले देखे। ये भी हो गया सबका नोट डाउन? Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। अब यार मैं आपसे ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले पूछूंगा, आप मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले याद दिलाना। हम वही फॉर्मूले को कंपैरिजन में लिख देंगे फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको आता होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर ये रिंग पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है तो? सर जीरो। वेरी गुड, जीरो। तो क्या मैं यही सेम चीज कह सकता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और वो रिंग यस। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी हो जाएगी जीरो। भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रिंग? नहीं याद होगा, या किसी को याद है? यस सर। हाँ बताओ यारी, क्या है फॉर्मूला? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन। चलो ठीक है। वन बाई फॉर्मूला फोर होता है पाई KQX टू एक्स। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2, जहां पे x एक्सियल डिस्टेंस है और a रिंग का रेडियस है। तो यार यही सेम फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग। एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग क्या बन जाएगा वो, k की जगह Gm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ वो फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखना पॉइंट चार्ज का है ही। पॉइंट चार्ज तो आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों पीछा नहीं छोड़ेगा? क्योंकि हम पॉइंट चार्ज का या पॉइंट मास का फॉर्मूला स्फेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हॉलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर भी एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करता है। एक रिंग वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्क। तो क्या आपको याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क? नहीं याद होगा भैया। तो 2 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। ये फॉर्मूला याद रखना। तो यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, दैट इज 2Gm/r² इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। क्या ये सारे फॉर्मूले आप बाद में आराम से याद कर लोगे? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बढ़िया, डन। अब देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अब उस चीज को समझो। हाँ कोई किसी को डाउट है? कोमल, चलो मेरे को एक बार बताओ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जहां पे ये मास टेस्ट मास है। सिमिलरली मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
भाई नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कितना किया, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या मैं इधर कह सकता हूं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. यार ऊपर Yes, sir. देखो ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2, क्या ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहे? यस सर। तो Yes, इससे हमें sir. क्या पता चला यार, सीधे सीधे हमें इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया कि यार ग्रेविटेशनल फील्ड अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अगर मैं किसी भी चीज की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर लूं, तो मतलब अल्टीमेटली मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड किया है। रिपीट, क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भैया ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहने का डिफरेंस है। कोई इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहता है तो कोई उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है। इतनी बात भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. यार अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर लूं अलग अलग केसेस में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर ली सारे केसेस के लिए? यस सर। यस सर। डन। तो अगर आपको याद हो 9th क्लास की चीजें हैं, अगर मैं अर्थ, एक सरफेस ले रहा हूं, मैंने कहा ये हमारा अर्थ है, इसका मास m और रेडियस मैंने ले लिया, इसका रेडियस है r। सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस? क्या किसी को फॉर्मूला याद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? नहीं याद होगा? सर GM बाई आर स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया, Gm/r²। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं बताता हूं क्यों। एक बार बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो ये पॉइंट पी मेरे स्फेयर का इंटीरियर पॉइंट आ रहा है या एक्सटीरियर पॉइंट आ रहा है? एक्सटीरियर पॉइंट। भाई यार सिर्फ एक ही बच्चा बार बार बोल रहा है, बाकी सब रिपीट करो। रिपीट कर रहा हूं, चेक करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये मेरे पास एक स्फेयर है, भूल जाओ ये अर्थ है। मैं कह रहा हूं कि भैया ये मेरे पास कोई एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। मैंने कहा इस सॉलिड स्फेयर का मास है m, इसका रेडियस है r, सेंटर पॉइंट है o, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। तो मुझे बताओ ये पॉइंट p इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है? एक्सटीरियर। वेरी Exterior. गुड, ये पॉइंट हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है। और यार मैंने कल ही क्लास में आपको शेल थ्योरम बताई है कि अगर हम किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, तो ये सॉलिड स्फेयर हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? Point पॉइंट mass. पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना था, आपको यहाँ पे पूरे स्फेयर को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना था। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया है, तो O और P के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? आर। आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यार अभी तो मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू Gm/r²। तो इधर क्या हो जाएगा, G मास ऑफ द अर्थ अगर मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर अगर मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मैं किसी और प्लैनेट के लिए कैलकुलेट करना चाहूं, मून के लिए कैलकुलेट करना चाहूं, तो यहाँ पे किसका मास आ जाएगा, उस पर्टिकुलर मून। प्लैनेट का मास आ जाएगा और उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रेडियस आ जाएगा। चेक कर लो, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस। बहुत बढ़िया। अब एक चीज याद रखना जो मैं आपको कह रहा हूं, कि ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे जाने पे डिक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माउंटेन्स पे चले जाऊं, तो ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे डिक्रीज होती है, डेप्थ पे भी डिक्रीज होती है। सिर्फ सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती मैक्सिमम। है। तो इसके आगे मैक्सिमम लिख लो कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8, वो मैक्सिमम है, और वो कहां पे है, वो सरफेस के ऊपर है। अब चाहे मैं ऊपर जाऊं चाहे डेप्थ में जाऊं, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी, और कितनी होगी अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। यार मैं देख रहा हूं काफी बच्चे आज लेट आए हैं, भाई ऐसा क्यों? यार क्लास 6 o'clock स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो कोशिश क्या करो कि 5 मिनट पहले ही लॉग इन कर लिया करो। बाकी मैं हमेशा 6:05 तक इस क्लास स्टार्ट करता हूँ सबका वेट करके, लेकिन कुछ बच्चे तो अब 6:20 पे आ रहे हैं।
चलें बढ़े Done. आगे। Yes, sir. डन। Yes, तो sir. भाई आगे बढ़ते हैं। लिख लो हेडिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, मतलब अल्टीमेटली हम ग्रेविटेशनल फील्ड ही पढ़ रहे हैं। अलग अलग केसेस के लिए पढ़ना है भैया, हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, रोटेशन के लिए, हर चीज के लिए। ओके हेमंत कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हारा नाम तो लिया ही नहीं, तुम तो दिल पे ले जाते हो। ठीक है हेमंत ठीक है, वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो बर्फ वो हो रही है ना, बर्फबारी हो रही है पूरी। चलो लेट्स कंटिन्यू भाई। अरे यार चेक कर लो भाई, फिर से स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो Yes. डन। भाई मैंने कहा कि ये हमारी अर्थ है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे। पर्टिकुलर हाइट पे मतलब मैंने कहा कि भैया हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है P और सरफेस से इसकी हाइट कितनी है H। रेडियस अर्थ का R ही होगा और मास M। तो मेरे को बताओ अब मैं इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करूं। तो मुझे पता है ये पॉइंट P फिर से एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर ये पॉइंट P फिर से एक्सटीरियर पॉइंट है तो मेरा पूरा का पूरा स्फीयर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ मैं क्या फॉर्मूला लिखूं ग्रेविटेशनल फील्ड का एट अ पर्टिकुलर हाइट। So GM by GM over R plus H square. वेरी गुड। तो हमें पता भैया फॉर्मूला लगेगा पॉइंट मास वाला, तो जी एम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इधर टोटल डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। तो जीरो से लेके मतलब ओ से लेके पी तक का कितना डिस्टेंस है भैया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। अब इसमें हम एक स्पेशल केस अज्यूम कर लेते हैं। क्या स्पेशल केस अज्यूम कर लेते हैं कि If भाई R is सपोज हमारी हाइट बहुत छोटी है, मतलब मैं We- बहुत छोटी हाइट पे गया हूं इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या किसी को याद है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? नहीं याद होगा। so 6400 kilometer. 6400 किलोमीटर। तो यार सपोज मैं जा रहा हूं अपने घर के थर्ड फ्लोर पे। तो अगर मैं अपने घर के थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूं तो मैं हार्डली 30 मीटर्स जा रहा हूं। तो 30 मीटर्स की वैल्यू 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है? बहुत छोटी. बहुत छोटी बहुत है। छोटी वैल्यू है। तो इस केस में हमारी एच की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दी आर। तो अगर एच की वैल्यू बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू दी आर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट द सरफेस इनटू 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया, लेकिन हमें उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, वो मेरे अभी किसी काम की नहीं है। मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। तो मैं इधर H को सीधा 0 भी डाल सकते हैं. यार अगर आप एच को 0 डाल दोगे ना तो उस केस में क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वही आएगी जो सरफेस के ऊपर है। ये चीज भी करेक्ट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके चेक कर रहे हैं। तो बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 2h/r, जो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। Yes, sir. Thank ठीक है। बाकी Yes. एरी मैं कह रहा हूं वो वाला मेथड भी करेक्ट है कि यहाँ पे एच को 0 रख दो तो हमारे पास जी एम बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ग्रेविटी की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, जितनी सरफेस पे है अप्रोक्सीमेटली उतनी ही पॉइंट पी पे भी होगी, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। इस वाले फॉर्मूले से बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको क्या मिलेगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। Yes. डन है इतनी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो याद रखना यार, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब यार इधर आप एक चीज नोटिस करो साफ, इधर वन में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इधर वन में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ओवरऑल वैल्यू वन से कम आने वाली है। अगर ओवरऑल वैल्यू वन से कम आने वाली है तो मुझे इससे साफ पता चल गया कि हमारे जी एच की वैल्यू जी एस से कम होगी। मतलब मेरी ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होगी और हाइट पे जाने पे ग्रेविटी की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. डिक्रीज हो रही है, कम हो रहा है। अब यार आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम हाइट की कितनी वैल्यू तक उसको रेडियस से छोटा मानेंगे। भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी तो होनी चाहिए कि भैया इस वैल्यू तक तो हम एच को बहुत छोटा मानेंगे और अगर उस वैल्यू से ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल गई तो फिर हम ये रिलेशन यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना कि अगर एच की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 32 किलोमीटर आपको गिवन है तो इस केस में आप फॉर्मूला 1 यूज करोगे। और अगर एच की वैल्यू लेस देन 32 किलोमीटर है तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे।
क्या ये बात रिपीट समझ में? करना। रिपीट, बिल्कुल प्रकुल, रिपीट। मैंने कहा प्रकुल आपको ये कंफ्यूजन आएगा ना कि यार कब फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। यस जैसे सर। फॉर एग्जांपल, भाई मैंने 5 किलोमीटर दिया, मैंने 30 किलोमीटर दिया, मैंने 60 किलोमीटर दिया। आप तो कंफ्यूज हो गए कि सर ये तीनों वैल्यू 6400 से तो कम ही है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आप कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट एक ऐसे ही है कि जब भी एच की वैल्यू आपकी 32 किलोमीटर से ज्यादा हो या बराबर हो, तो इस केस में आप फॉर्मूला 1 यूज करोगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला 1। अगर एच की वैल्यू लेस देन 32 किलोमीटर है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला 2 यूज करना है। अब ऐसा क्यों है कि हमने 32 किलोमीटर ही लिया है, ऐसा क्यों है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। डन? डन सर। यस सर। हाँ, बस इस चीज को याद रखना कि ये डिस्कस करना है कि सर आपने 32 किलोमीटर ही क्यों लिया, कोई और वैल्यू क्यों नहीं लिया आपने, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बढ़ू आगे? Yes, sir. डन। भैया सेकंड, अब हमें सेकंड कैलकुलेट करना है एट अ पर्टिकुलर डेप्थ पे। तो हमने क्या किया, हमने फिर से वही ली कि यही धरती हमारी माता है और हमने इसके डेप्थ में गए हैं, इसके डेप्थ में गया हूं। तो मतलब अब की बार मेरे को जो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। इसका मास m और अर्थ का रेडियस r। तो मेरे को बताओ अब की बार इसमें कौन सी शेल थ्योरम यूज करूंगा, शेल थ्योरम 1 या शेल थ्योरम 2? 2। 2. शेल थ्योरम 2, बिकॉज अब ये क्या बन गया, अब ये एक इंटीरियर पॉइंट बन गया। और हमारी अर्थ सॉलिड स्फेयर है या हॉलो स्फेयर है? Solid. सॉलिड स्फेयर है, तो जीरो तो नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी के अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। अब पॉइंट पी पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी या जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वो सिर्फ इसके इंटीरियर पार्ट की वजह से आएगा। हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन में नहीं जाना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। ग्रेविटी एट अ डेप्थ इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1 - d/r। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जी डी इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1 - d/r। इसमें देखो फिर से वन में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब मैं क्या फिर से कह सकता हूं कि ग्रेविटी एट अ डेप्थ हमेशा कम होगी कंपैरिजन टू ग्रेविटी एट अ सरफेस। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है, सुनते चले जाओ और फिर बाद में आराम से लिखना। यार अब ग्रेविटी एट अ हाइट का फॉर्मूला और ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला कंपेयर करो और मेरे को बताओ आपको इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो और मेरे को चेक करके बताओ इन दोनों में आपको क्या क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। सर दोनों में डिक्रीज हो सर रही है. डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों में ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। इधर जीएस, इधर भी जीएस, इधर आर, इधर भी आर, इधर 1, इधर भी 1, सब कुछ तो सेम ही है। बस चेंजेस क्या आ रहे हैं, इधर डी है तो इधर 2h है। तो अगर मैं दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो मुझे एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा, इन दोनों में एक रिश्तेदारी मिल जाएगी और रिश्तेदारी है सीधी सीधी कि d इक्वल्स टू 2h। अब इसका मतलब क्या है कि d इक्वल्स टू 2h? इसका मतलब है कि भैया अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे मेरी ग्रेविटी जितनी डिक्रीज होगी, अगर मेरे को उतनी ही ग्रेविटी डिक्रीज करानी है डेप्थ पे, तो मेरे को कितनी डेप्थ में जाना चाहिए, मेरे को उसकी ट्वाइस ऑफ डेप्थ में जाना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज मैंने कहा कि भैया मैं 10 किलोमीटर की हाइट पे गया, 10 किलोमीटर की हाइट पे गया तो ग्रेविटी में कितना डिक्रीज हुआ, ग्रेविटी में 1% डिक्रीज हुआ। सपोज ये मैंने अज्यूम कर लिया कि 10 किलोमीटर की हाइट पे जब गया तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, 1% डिक्रीज हुई है। तो मेरे को बताओ मैं कितनी डेप्थ पे जाऊं ताकि ग्रेविटी 1% ही डिक्रीज हो। 20 तो 20 हमें किलोमीटर। उसके ट्वाइस के डेप्थ पे जाना है। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि मेरे को ट्वाइस डेप्थ में जाना है। तो जब मैं 20 किलोमीटर की डेप्थ में जाऊंगा तब जाके मेरी ग्रेविटी जो डिक्रीज होगी वो कितनी होगी, वो 1% डिक्रीज होगी। क्या इस रिलेशन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो अब यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे। डन है सर। डन है? पिछली वाली स्लाइड भी सबने नोट डाउन कर ली थी, हाइट वाली? यस सर। Yes, sir. बढ़िया। पहले मैं ना थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, फिर एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मतलब ऐसा मत करना कि सर बोर ही कर रहे हो आप।
अभी बस थोड़ा कॉन्सेप्ट कर लो, फिर आराम से न्यूमेरिकल भी करते हैं। यस सर। डन डन डन। आज प्रकुल फुल एक्टिव। और प्रकुल तुम्हारी तबीयत कैसी है? बीच में खराब थी ना? सर अब तो ठीक है। अब ठीक है, चलो। तो सर फिर खराब हो गई, आज वैक्सीन लगी ना। ओके चलो। हाँ भाई, सब वैक्सीन लगवा रहे हैं या नहीं? चलो Yes. लगवा Yes, sir. लिया आज। हाँ बिल्कुल भैया, सब सेफ रहना। वैसे ही केसेस कुछ ज्यादा ही हाइक हो रहे हैं, तो अपना। सर आपके उधर तो हो गया। हाँ, भाई हाँ सही बात है। मेरे यहाँ तो मतलब यार, तुमने तो दिल्ली को बदनाम कर रहे हो यार, तुम ऐसे बेइज्जती मार रहे हो। चलो इधर आ जाओ यार। अब हमें क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है चेंज इन ग्रेविटी। मुझे पता है हाइट पे जाऊंगा या डेप्थ पे जाऊंगा तो ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो मैं निकालना चाह रहा हूं चेंज इन ग्रेविटी, मतलब GH-G। यहाँ पे ये क्या है? सरफेस वाला। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आएगा। तो भैया इसका फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 2GH/R। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। सिमिलरली क्वेश्चन आपको कहेगा फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज। तो क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शनल चेंज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो मतलब इधर लिखूंगा मैं GH-GS डिवाइडेड बाय GS। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा 2H/R। लिख देता हूं यहां पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ चेंज फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन अगर कहे कि फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना है, तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन कह दे कि भैया परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं भैया? परसेंटेज, हाँ बोलो बोलो। 100 से करेंगे। बिल्कुल, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम। अगर आप एक चीज नोटिस करो, इधर मैंने 2H लिखा है। 2H क्यों लिखा है? क्योंकि इधर मैं ग्रेविटी एट अ हाइट लिख रहा हूं। अगर यही सेम रिलेशन अगर मैं ग्रेविटी एट अ डेप्थ की बात करूं, तो बताओ तो ये फिर डी फॉर्मूला क्या? लग जाएगा सिर्फ। वेरी गुड। डी जी सिर्फ ओवर आर। GD/R लिखूंगा। और सेम नीचे वाला फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? D/R। वेरी गुड, सॉरी ये गलत लिख दिया। D/R इंटू, सॉरी बस D/R। और ये लास्ट की परसेंटेज तो चेंज की बात D/R इंटू करूंगा। 100। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सिमिलरली अगर क्वेश्चन कह दे फाइंड द चेंज इन वेट, कि भैया एक पर्सन है जो अर्थ सरफेस पे खड़ा है और एक पर्सन है जो ऊपर पहाड़ों पे खड़ा है जाके, तो उसके वेट में डिफरेंस कितना लिखूं? तो मेरे को वेट का फॉर्मूला बताओ। वेट का फॉर्मूला क्या हुआ कर? MG। mg। इक्वल टू तो एम बस जी। सीधा सीधा क्या करना है, इधर दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर देना। चीजें क्लियर है या नहीं? यस Yes. सर। समझ में आया? So, भाई अगर मैं क्वेश्चन में वेट पूछा जाए कि फाइंड द चेंज इन वेट एट अ हाइट, तो बस दोनों साइड मास से ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो इधर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2mgh/R, जब वेट की बात आ जाए। यस सर। तो यहां तक पूरा सब कुछ नोट डाउन करो। अब करते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन। डन है सर। डन है, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि भैया हमारा जो रेडियस है अर्थ का, वो श्रिंक हो गया है, मतलब वो छोटा हो गया है। कितना श्रिंक हुआ है? क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये 1% श्रिंक हुआ है रेडियस, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं है। हमारे अर्थ का मास हमने कांस्टेंट रखा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारी जो धरती है उसका रेडियस श्रिंक हुआ है 1% से, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं है, मास कांस्टेंट है। तो मेरे को बताना है कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर द हो सरफेस? जाएगा। हो जाएगा ये वाला तो अपने आप? G/m/r²। Yes sir. वेरी गुड। चलो, G m/r²। अब मेरे को बताओ ये जो परसेंटेज चेंज है, ये छोटा परसेंटेज चेंज है या बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज है? छोटा। छोटा। तो जब भी हमारे पास परसेंटेज चेंज या चेंज बहुत छोटा होता है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेकंड। हम एरर्स वाला मेथड यूज करते हैं। एरर्स वाला मेथड। एरर्स वाला मेथड शायद से आपको याद ना हो, तो पहले क्या ये वाला मेथड याद दिलाऊं या काफियों को याद है?
सर है क्या याद बीच में? अच्छा चलो याद दिला देते हैं भैया। भैया मैं आपको याद दिला देता हूँ एरर्स, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर हो रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला। एरर्स में सपोज हमने कहा कि हमें को एक क्वांटिटी गिवन है x, और x का फॉर्मूला है a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर s सॉरी r, और d टू द पावर s। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें परसेंटेज चेंज फाइंड करके दो। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है फ्रैक्शनल चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो इधर भी हम वही लिखेंगे, इधर मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू, एरर्स वाला मेथड क्या कहता है कि पावर को आप बना दो कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब मेरे को बताओ आगे क्या लिखूं मैं? 200 आर आर इंटू डेल्टा सी बाई सी और माइनस डेल्टा डी बाय डी। लेकिन एक चीज याद रखो, हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना। मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि भाई मेरा मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है। तो इस केस में चाहे पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा आप बीच में प्लस ही लगाओगे, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इस पूरे को आप 100 से 100। मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या सबको ये वाला मेथड समझ में आ गया, याद आ गया? यस सर। Yes, sir. Done. तो यही सेम चीज इधर कर दो भैया। इधर मेरे को परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू डेल्टा जी बाय जी प्लस डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। अब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है मेरे को? इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेरे को बताओ, क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू में कभी भी एरर आ सकता है क्या? नो सर। No, नहीं आ sir. सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाली चीजों में कभी एरर नहीं आता। एरर उन चीजों में आता है जो चीज आप मेजर कर रहे हो। तो भैया ये तो कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं हो सकता। क्वेश्चन ने बोला है मास भी कांस्टेंट है, तो मास में भी एरर नहीं हो सकता। तो ले दे के हमारे पास क्या बचा? परसेंटेज चेंज ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। मतलब आर के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? आर के अंदर 1% चेंज हुआ है। तो बताओ फाइनल आंसर कितना लिख दूं? 2%। सबको मेथड समझ में आ गया? Yes, sir. अब मेरे को बताओ ये 2% इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? भाई अगर आप देखो जी और आर में कैसा decrease हुआ रिलेशन है। है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आर डिक्रीज हुआ है तो ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। तो इंक्रीज यहाँ पे लिख करेगी। देना 2% इंक्रीज। बिकॉज जो क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, उसमें एक ऑप्शन था 2% इंक्रीज और एक ऑप्शन था 2% डिक्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, सॉल्व आप खुद कर लेना। डन सर। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, सेम है सब कुछ। रेडियस श्रिंक हुआ है 2% से, मास कांस्टेंट है, तो फाइंड करके बताओ ग्रेविटी में कितना चेंज आया? 4%. 4%। किसी को कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ी क्या आपकी बार? No, और sir. सर डन, बढ़िया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भाई रेडियस श्रिंक हुआ है 2% से, मास कांस्टेंट है, तो मेरे को बताना है ग्रेविटी में कितना डिफरेंस आया होगा। तो ग्रेविटी में कितना डिफरेंस आया? 2% है, तो 2 इंटू 2 4% हो जाएगा। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in gravity at a height of 32 kilometers from the surface of the earth, from the surface of the earth। याद है मैंने आपको बोला था कि मैंने 32 किलोमीटर ही क्यों लिया है, उसका एक रीजन है। तो उसका रीजन अभी ये क्वेश्चन आपको बताएगा। आप खुद कैलकुलेट करोगे इसको, मैं नहीं कैलकुलेट करके दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो सोल्व करके दें सर, तो सोल्व सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर इसमें फर्स्ट डायरेक्टली वाला। आप ये वाला फॉर्मूला, सॉरी नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि उसने परसेंटेज चेंज की बात करी है। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एच की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी दे दी है 32 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा 6400 किलोमीटर। तो बस इस फॉर्मूले को यूज करो और प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ग्रेविटी में। 1%। Very 1%। तो यार अगर मैं 1%। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहूं ग्रेविटी में, तो मेरे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली 2h/r × 100। आई होप डायरेक्टली सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो 2 इंटू हाइट की वैल्यू 32, रेडियस तो की जीरो वैल्यू पॉइंट फाइव है। 0.5 नहीं 1 आ रहा है ना। ये कैंसल, 32 2 2 और 2, हमारे पास आंसर आएगा 1%। यस सर। तो यार यही रीजन है कि अगर मैं 32 किलोमीटर से कम वैल्यू ले रहा हूं, तो मेरा ग्रेविटी में जो चेंज आएगा वो लेस देन 1% आएगा। तो लेस देन 1% तो बहुत ही छोटा चेंज हो गया, उसको कंसीडर करना ना करना ऑलमोस्ट बराबर है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये रीजन बताया था कि जब भी आपकी हाइट 32 किलोमीटर से ज्यादा या इक्वल होगी, तब जाके आप फॉर्मूला 1 यूज करोगे। और अगर 32 किलोमीटर से कम है हाइट, तो ग्रेविटी में जो चेंज हुआ होगा वो बहुत छोटा चेंज हुआ होगा, ये बहुत छोटी हाइट मानी जाएगी। तो इस केस में इक्वेशन 2 कंसिडर करोगे। क्या सबको अब मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या था कि भैया यही सेम चेंज अगर मेरे को डेप्थ पे जाने पे चाहिए, तो मेरे को कितनी डेप्थ पे जाना चाहिए ताकि मेरे को सेम चेंज मिले? 2%. 2 रिपीट, H मतलब। आपने क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने कहा कि मेरे को ग्रेविटी में सेम चेंज चाहिए, मतलब मेरे को ग्रेविटी कितनी परसेंट डिक्रीज करानी है? 1% ही डिक्रीज करानी है। तो मेरे को 64 कितनी डेप्थ में जाना चाहिए? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर की डेप्थ पे जाना चाहिए। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. डन भाई, बहुत बढ़िया। सब लोग कंप्लीट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। सर जैसे दो फॉर्मूले थे 1 माइनस वाले, दोनों में 1 नहीं माइनस हो रहा, तो अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकती है डिग्री होने की? यार एक बार रिपीट करो यार, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला था हाइट और डेप्थ के लिए, तो हाँ, सर सेम डिक्रीज नहीं होना चाहिए? सेम सेम क्यों आएगा? सर जैसे फॉर्मूला 1 माइनस आपने कहा कि डिक्रीज होता है, तो हाँ, सर दोनों फॉर्मूले सेम है तो डिक्रीज भी उतना ही होना चाहिए? फॉर्मूला मतलब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम सेम से आ रहे हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या आ रहा है, इधर डी का आ रहा है, इधर 2 का आ रहा है। तो मुझे साफ पता चलेगा ना कि डेप्थ पे वैल्यू कम डिक्रीज होगी, हाइट पे वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि इधर 2 कुछ आ रहा है सब्ट्रैक्शन में। यस। तो इसलिए याद रखना ग्रेविटी पे मतलब डेप्थ पे ग्रेविटी कम डिक्रीज होती है। तो अगर मेरे को सेम डिक्रीज कराना है, तो मतलब मेरे को ज्यादा डेप्थ पे जाना पड़ेगा। यस। ठीक है यदि डाउट क्लियर है आपका? यस सर। डन। चलो आगे बात करते हैं। यार मैंने आपको 2 रिलेशन बता दिए, हाइट का बता दिया, डेप्थ का बता दिया। अब तीसरा रिलेशन डिस्कस करते हैं। तीसरा रिलेशन क्या है? तीसरा रिलेशन है हमारा शेप का। हालांकि ये कभी भी आता नहीं है, बहुत ही फालतू का है ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है शेप का। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है, तो हमारी अर्थ की एक्चुअल शेप स्फेरिकल है या इलेप्टिकल है? फिर हमारी अर्थ की Equal. हाँ वेरी गुड, हमारी अर्थ की एक्चुअल शेप थोड़ी सी ओवल शेप की है, अंडे जैसी शेप की है। लेकिन उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो स्फेरिकल नहीं है। तो अगर आप देखो भैया, इसके 2 रेडियस आ रहे हैं, 2 रेडियस। एक तो ये वाला रेडियस होगा हॉरिजॉन्टल वाला, और एक वर्टिकल वाला रेडियस होगा। ये होता है पोल्स, और ये वाली लाइन होती है इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हो गया इक्विटोरियल का रेडियस, ये होल हो गया पोल का रेडियस। तो आप मेरे को बताओ कौन सा रेडियस आपको छोटा दिखाई दे रहा है और कौन सा रेडियस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? सर पोल पोल का वाला छोटा है. वेरी गुड। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भैया रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पोल। और मुझे यह भी पता है कि ग्रेविटी एट अ सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो सरफेस पे तो ग्रेविटी मैक्सिमम होती ही होती है, लेकिन इक्वेटर और पोल पे अलग अलग होगी। तो किस पे ज्यादा होगी और किस पे कम होगी? सर इक्वेटर पर पोल कम पे है। ज्यादा होगी. वेरी गुड, क्योंकि हमारे इक्वेटर पोल का रेडियस कम है, तो याद रखना ग्रेविटी एट पोल्स
इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो याद रखना यार, पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, वेयरएज ग्रेविटी एट इक्वेटर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 9.7। बस इतना सा ही डिफरेंस है, 0.1 का ही डिफरेंस आता है। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, ये तो बस मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको बस रिलेशन याद रखना है कि जैसे जैसे मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आऊंगा तो मेरे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल में ये पूछेगा आपसे, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा। तो अगर मैं पोल से ट्रैवल करता करता इक्वेटर पे जा रहा हूं तो मेरे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा। मेरा वेट कम हो जाएगा। सिमिलरली उल्टा कह लो कि अगर मैं इक्वेटर से ट्रैवल करता करता पोल्स पे जा रहा हूं तो मेरे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा वेट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। अब बच्चा लास्ट केस इसका, हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। लास्ट केस है हमारा ड्यू टू रोटेशन, कि भैया याद रखो हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ अभी रोटेट कर रही है और उसका एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, पहला यही नहीं 24 पता। आवर्स। हाँ ठीक है, मैं डरा दिया तुम लोगों ने, मैंने कहा यही नहीं पता। भैया हमारे पता है। धरती जो पूरा एक सर्कल घूम रही है अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड की बात नहीं कर रहा, रोटेशन के अराउंड की बात कर रहा हूं। तो जो हमारा अर्थ एक पूरा रोटेट कर रही है वो 24 आवर्स में कर रही है। तो ये 24 आवर्स के हिसाब से हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। सपोज अगर हमारी अर्थ धीरे से रोटेट करने लग जाए, मतलब वो एक दिन 24 आवर्स की जगह सपोज 48 आवर्स लेने लग जाए, या सपोज उसका एक दिन छोटा हो जाए, 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए एक दिन, तो उस केस में उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम या कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगी। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। डन भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये धरती हमारी माता है, फिर से वही वाली बात, और ये हो गया उसकी पोल्स की लाइन, सॉरी ये हो गई उसकी पोल्स की लाइन, अब मैंने इसको स्फेरिकली मान लिया, और ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेटर की लाइन। हमने कहा कि भैया ये अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और कोई जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो आपको ये सब तो पता ही होगा ना, अर्थ अपनी ग्रेविटी कहां से एग्जर्ट करना शुरू करती है, सेंटर से। तो हमें ये वाला एंगल देखना है कि ये वाला एंगल कितना होता है, हॉरिजॉन्टल से, इक्वेटर से देखना, याद रखना हमेशा। आई रिपीट, मेरा पार्टिकल अर्थ पे कहां है, इक्वेटर पे है या पोल्स पे है या कहीं ना कहीं बीच में है, हमें ये देखना होता है। तो हम हमेशा एंगल से देखते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है इक्वेटर से, और इस एंगल को हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो मेरे को बताओ, अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे है, एट इक्वेटर, इस लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वेरी गुड। एट पोल्स इस लैटिट्यूड की 90। वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत 90 बढ़िया, 90 डिग्री हो जाएगी। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखो, ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल्स टू GS, मतलब ग्रेविटी एट सरफेस, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू RE cos स्क्वायर लैम्डा। इस पे आजकल है ना क्वेश्चन थोड़ा सा आने लग गया है, तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से थोड़ा सा याद रख लेना, ये वाले पे आजकल क्वेश्चन आने लग गया है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने के लिए, इसलिए। तो ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट अ सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब कि इसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, RE मतलब इसका रेडियस, इनटू cos स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा का मतलब लैटिट्यूड, वो सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ओमेगा का फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, ये मैंने आपको लॉज ऑफ उसमें भी पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन वगैरह में। ओमेगा का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का? आर आर अल्फा तो एक्सीलरेशन वाला हो गया, So V/R। V/R, और या फिर अगर मैं टाइम के टर्म्स में निकालूं तो कितना होगा, 2π/T। अब मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को अर्थ का टाइम पीरियड पता है, कितना है अर्थ का टाइम पीरियड एक रोटेशन कंप्लीट करने का, 24 आवर्स। तो मैं यहाँ पे 24 आवर्स रख के चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये पूरा नोट डाउन कर लो, हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो गया, डन है। यस सर। बढ़िया। तो अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन दे दूं तो ट्राई करोगे सॉल्व करने की?
यस यस सर। सर। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो। यस सर। At what rate, question please, at what rate the earth should rotate, at what rate the earth should rotate so that the acceleration due to gravity at equator, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, at what rate the earth should rotate so that acceleration due to gravity at equators becomes zero. या क्वेश्चन इसको इस तरीके से भी पूछ सकता था, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। याद रखना यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो अर्थ जितने हिसाब से रोटेट करती है वही उसका ड्यूरेशन होता है डे का। सो व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे सो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर बिकम जीरो। तो दोनों क्वेश्चन का कहने का मतलब सेम है। तो क्या मैं यहीं पे लिख दूं, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन ऑफ द डे, सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो इसको कैसे क्या ये एक बार खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो इसे। इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जी लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कि जी लैम्डा की वैल्यू 0 है। सब कुछ अपने आप इक्वेट करके चेक करो। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, कैपिटल टी, कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जिससे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। हो जाएगा सर। हाँ ट्राई करो। और एंड इफ यू वांट यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि वैल्यू डेसिमल्स वगैरह में आएगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो आपको याद रखना चाहिए। तो अभी के लिए अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेटर यूज कर लेना। त्रिशा, ऋतिक, यस सर। भाई काफी दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हो क्या। नो सर, सर कल भी की थी। हाँ कल तो की थी, कल का तो याद आ गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस सर। चलो यस डन। सर। यार हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है ग्रेविटी एट लैटिट्यूड या ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट अ सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि इधर मैं कितनी वैल्यू रखूं एट इक्वेटर पे लैम्डा की। सर 0। वेरी गुड। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1। 0 डिग्री 1। 1 हो जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा जी लैम्डा इज इक्वल टू जी एस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जानी चाहिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जानी चाहिए। सो 0 इज इक्वल टू जी एस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो इसको क्या करो, एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो चेक करो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन में। हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई इज इक्वल्स टू जी एस। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल्स टू जी एस बाय आर ई स्क्वायर रूट में, हाँ या यस ना। सर।
यस यस सर। सर। यार यस सर। मेरे से टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो इधर मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई इंटू RE/GS। अब मेरे को बताओ क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं इधर मैं। तो इधर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो RE की वैल्यू कितनी रखूं? 6400 किलोमीटर। 64। मतलब 6.4 इंटू 10⁶मीटर्स। ये मैंने मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखा है। डिवाइडेड बाय GS, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस? 9.8। 9.8। 9.8। बाकी क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू गिवन हो आप वो वैल्यू ले लेना। इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं थी तो आपको 9.8 ही लेनी पड़ेगी। क्या पता क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बोल दे 10 ले लो, तो आपका क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सपोज इधर मैं कह रहा हूं 10 ले लो, तो इधर आपका क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको मैं 10 ले लेता हूं। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करो फिलहाल के लिए। आपको चेक करके बताना है कि भैया ये वैल्यू कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। आंसर सेकंड्स में आएगा। सेकंड्स में क्यों आएगा? क्योंकि मैंने सब कुछ SI यूनिट में रखा हुआ है, इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। तो याद रखना, अब ये आंसर आपको याद रखना है। ये आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 5074.7 सेकेंड्स, विच इज इक्वल्स टू 84.57 मिनट्स। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है मैंने। तो ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा अब, कि भैया अगर हमारे पूरा दिन 84 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे 0 बन जाएगी। डन सर। डन है, बढ़िया। अनिकेत चेक करके बताओ कंप्लीट। अदिति? यस सर। यस सर। ओके चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भैया ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आता है, ये सेम क्वेश्चन इसमें भी आता है। हमारे पास एक मास है 10 किलो का, एक मास है हमारे पास 1000 किलो का। बस इधर मास की जगह अगर मैं कूलम्स कूलम्स लिख देता तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का बन जाता। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट along the line joining them where the net gravitational field is 0। यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, तब तक आप सॉल्व करना चालू करो। फाइंड द पॉइंट along the line joining the masses, along the line joining the masses where the net gravitational field is 0, where the net gravitational field is 0। चलो भैया ट्राई कर लो। जतिल इसका आंसर बता दोगे? ऋतिक इसका आंसर बताना जब कैलकुलेट हो जाए। शिवानी आंसर सही नहीं आ रहा। मानसी आपका आंसर बिल्कुल सही।
सबसे पहले मेरे को बताओ, हम फाइंड करना चाहते हैं एक ऐसा पॉइंट जिसपे ग्रेविटेशनल फील्ड फील्ड जीरो हो, मतलब उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो मेरे को बताओ न्यूट्रल पॉइंट किसके पास आएगा, 10 किलो वाले के पास या 1000 किलो वाले के पास? अरे भैया सब चुप हो गए। मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल पॉइंट किसके पास आएगा, 10 kg वाले के पास या 1000 kg वाले के पास? 1000। नहीं, याद रखना इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ाया जाता है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज या कम मैग्नीट्यूड वाले मास के पास ही आएगा। तो न्यूट्रल ओके पॉइंट सर। कहीं ना कहीं यहां होगा, 10 kg वाले के पास, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इस डिस्टेंस को x ले लो, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। मेरे को पॉइंट n पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है, और इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी तो ही वो कैंसिल होगी। तो मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया E1 मस्ट बी इक्वल्स टू E2। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट मास है g, पहला मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वल्स टू दूसरा वाला भी पॉइंट मास है, तो इसका फॉर्मूला g इंटू मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बस मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं यार। तो g और g कैंसल, एक जीरो कैंसल, तो मेरे पास आ रहा है 1/x² इज इक्वल्स टू 100 - 1 - x²। अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए मेरे को? 1 - x का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या ब्रैकेट को ओपन कर दिया, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में फिर आपको बरस लग जाएंगे। भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा याद रखो ये, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो इधर आएगा मेरे पास 1/x, 100 का स्क्वायर रूट 10, और इधर बचेगा 1 - x। अब ये पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। अब ये पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/11 मीटर्स, ये फाइनल आंसर है। याद रखना, जिसने ब्रैकेट ओपन कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और कैलकुलेशन आपकी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर आप रूट्स वाले मेथड से सॉल्व करोगे इसे। भाई चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। बढ़िया, कंप्लीट करो इसे। डन सर। डन। चलो, डन सर। बस भैया लास्ट क्वेश्चन, और फिर हमारा ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी पूरा खत्म। लास्ट क्वेश्चन यही लिख देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है कि भैया हमारे पास एक रॉड गिवन है, इस रॉड का टोटल मास m है और इसकी लेंथ l है। रिपीट, इस रॉड का टोटल मास m, टोटल लेंथ l। हमने इसके किसी एक एक्सियल डिस्टेंस पे यहां पे एक दूसरा मास पार्टिकल रख दिया है स्मॉल m का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मैं वापस से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है। टोटल चार्ज, टोटल लेंथ, एक और चार्ज, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये सब क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक्सियल किए वाले होते तो क्वेश्चन अभी से हाथ भी क्या हमें सॉल्व हो जाता। हाँ बोलो। एक्सियल वाले क्वेश्चन से एक्सियल वाले फॉर्मूले से नहीं हो जाएगा सिंपल। नहीं नहीं, रॉड के एक्सियल वाला फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं है। रिंग का एक्सियल वाला फॉर्मूला होता है, ये रिंग नहीं है, ये रॉड है जिसका टोटल मास m, टोटल लेंथ l, इसकी वजह से पॉइंट m पे मेरे को फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे को मेथड बता दो, सॉल्व मैं बता दूंगा, स्टेप्स मैं कर दूंगा। किसी को मेथड पता है कैसे सॉल्व होगा ये? सर जैसे एक्सटीरियर पॉइंट के लिए लेते हैं वैसे हो जाएगा। हाँ रिपीट करो यारी। एक्सटीरियर पॉइंट के लिए पॉइंट मास लेते हैं।
अरे वो एक्सटीरियर पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ स्फेरिकल के लिए है, क्योंकि एक स्फेयर मेरा पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सटीरियर और इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट आप सिर्फ स्फेयर के लिए लगाओ, रॉड के लिए नहीं लग सकता। तो चलो एक बार बताओ, रॉड मेरा पॉइंट मास है या ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस मास यार सिस्टम। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग ही तो इससे हुई थी। मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासिस पे लग सकता है। तो अगर मेरे को किसी भी एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए फोर्स फाइंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस कंटिन्यूअस मास सिस्टम को छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जब मैं उसको छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ दूंगा, फिर हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। याद है मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में यही बात बोली थी। यस सर। तो इधर भी भैया वो ही करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करना सिखा रहा हूं। भैया ये हमारे पास रॉड थी और इसका मास m और लेंथ l, ये हमारे पास पॉइंट m था। क्या कर लो, पॉइंट m से कोई ना कोई एक डिस्टेंस ले लो कि भैया इस पॉइंट m से मैंने रैंडमली कोई डिस्टेंस लिया है x, और इस x डिस्टेंस के बाद मैंने इस रॉड का छोटा सा पार्टिकल लिया है। तो अगर ये मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? डीएल। इसकी लेंथ dx होगी, dl नहीं होगी। dx क्यों होगी? क्योंकि मैंने x डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज कराया है, x डिस्टेंस के बाद थोड़ा सा चेंज कराया है, तो इसलिए ये dx होगा। इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास dm हो जाएगा। सबसे पहले क्या आप मेरे को यूनिटरी मेथड से dm की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो? यूनिटरी मेथड कल भी किया था। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू कितनी लेंथ के लिए मेरे को मास कैलकुलेट करना है? dx वाली लेंथ के लिए dx। कैलकुलेट करना है। मेरे पास dm की वैल्यू आ गई। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करूंगा इन दोनों के बीच का। सिंस ये बहुत छोटा सा मास पार्टिकल है तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा g इंटू स्मॉल m इंटू dm। इसको कैपिटल dm कर लो, नहीं तो बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों मास को सेम ले लोगे आप। कैपिटल dm ले लो, कैपिटल dm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है एक्स स्क्वेयर। चेक करो यहां तक कोई दिक्कत? भाई नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से सबको। रिपीट करूं आगे क्या? सर। आगे। आ गया है? किसी के लिए रिपीट करना है तो यार प्लीज बोल दो, मैं रिपीट करता हूं फिर। तो F इक्वल्स टू जी एम, कैपिटल M की वैल्यू रखो तो वो हो जाएगा m बाय एल इंटू, बस हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, हमारे पास इंटीग्रेशन में x स्क्वायर। बचेगा 1/x² इंटू dx। बस ये बचेगा। अब मेरे को बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक मेरे को लिमिट्स लगानी है? x की वैल्यू कहां से कहां तक? भैया m पे फोर्स किसने कौन लगा रहा है? रॉड लगा रही है। तो रॉड का डिस्टेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। और रॉड का डिस्टेंस कहां तक जा रहा है? x। नहीं, एंड लास्ट कहां तक जा रहा है? ए प्लस a एल प्लस तक जा रहा है। l तक। चेक करो भैया सबको ये वाले स्टेप समझ में आए? भैया सब जिंदा हो? यस यस सर। सर। हाँ भैया चाय वाय कॉफी वगैरह पी लो, थोड़े से एक्टिव हो जाओ। चेक करो सर ये पीते नहीं इंपॉर्टेंट। है। हाँ चाय, अरे भाई फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते, सर्दी का माहौल है, कुछ तो कर ही लो, मतलब चाय कॉफी। तो भाई चेक करो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरे स्टेप। ये एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। मैंने इसको एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ा। कितने डिस्टेंस पे तोड़ा? एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया, उसका मास dm, इसकी लेंथ dx। मैंने यूनिटरी मेथड से इस dx वाले लेंथ का मास फाइंड किया। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ के लिए फाइंड करना है उतनी लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड कर रहा हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, पहला मास दूसरा मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैंने डीएम की वैल्यू रख दी, डीएम की वैल्यू 1m/l इंटू dx। तो मुझे दिख रहा है कि भाई x का टर्म तो बस 1/x² है, इसको इंटीग्रेट करना है। x क्या था? x था डिस्टेंस। तो मेरे को चेक करना है भैया डिस्टेंस की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। भैया फोर्स रॉड लगा रही है तो रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट मेरा डिस्टेंस बनेगा, तो a।
फिर रॉड का एंड पॉइंट तक मेरा लास्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि रॉड लास्ट पॉइंट तक फोर्स लगा रही है। तो इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी a प्लस एल। तो ये मेरी लिमिट्स हो गई। इसको इंटीग्रेट करके खत्म करो। इंटीग्रेशन अब मैं नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेट आप अपने आप करो। इसका फाइनल आंसर आपके लिए एज अ होमवर्क है कि आप मेरे को इसका फाइनल आंसर बताओगे। डन डन डन। Yes, sir. Yes, बढ़िया। sir. Yes, sir. चलो, तो भैया आज हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डन डन डन। Yes, sir. यस सर। तो भैया यहाँ Yes. तक रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटास, बाय Good बाय, night, sir. टेक केयर एंड गुड नाइट। Thank you, एंजॉय। sir. थैंक यू सो